नमस्ते साथियों, आज फिर एक नई मैराथन क्लास के साथ। आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। ये चैप्टर मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा रखा है। तो इस मैराथन क्लास के अलावा अगर ये चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ना है तो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। उसमें जितने भी इसके 10-11 वीडियो छोटे छोटे वीडियो है वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस मैराथन क्लास के अलावा कोशिश करना कि कंप्लीट वीडियो देख सको, जिससे काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल से में समझ में आ सके। तो बिना टाइम खराब किए हम चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 को हम बोलते हैं त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या लिखा बेटा? तेरहवीं रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तेरहवीं रसायन की बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगी आपकी त्रिविम समायोत्ता। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिविम समायोत्ता। तो ये त्रिविम समायोत्ता क्या होता है? तो आप सबने समायोत्ता पढ़ी होगी 11th में या 12th में किसी न किसी चैप्टर के अंदर। तो त्रिविम समायोत्ता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए विभिन्न समूह की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिक त्रिविम समावयवी और इस घटना को त्रिविम समायोत्ता कहते हैं। तो चलो मैं ये लिख देता हूँ। इसके बाद त्रिविम समायोत्ता दो प्रकार की होती है, सारूपण समायोत्ता और विन्यासी समायोत्ता। सारूपण समायोत्ता इस बार अपने 18 तो केवल हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विन्यासी समायोत्ता, और विन्यासी समायोत्ता के अंदर हम दो रूप पढ़ेंगे, ज्यामितीय समायोत्ता और प्रकाशिक समायोत्ता। उनके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने? त्रिविम समायोत्ता। परिभाषा लिखनी चाहिए तो लिख सकते हैं इसके लिए कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं ऐसे यौगिक, क्या लिखा है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े, क्या लिखा है? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए विभिन्न समूहों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी तथा इस घटना को त्रिविम समायोत्ता कहते हैं। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कम से कम हमें उसकी डेफिनेशन जो ढंग से आनी चाहिए। कि कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चैप्टर के नाम से ही कि सबसे पहले बात हमने क्या स्टार्ट किया अपना? त्रिविम समायोत्ता। त्रिविम रसायन की बात करेंगे तो इसमें अपना टॉपिक क्या आएगा? त्रिविम समायोत्ता। तो त्रिविम समायोत्ता में सीधी सी बात है कि इन यौगिकों के क्या अणुसूत्र और संरचना सूत्र है वो तो क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे जुड़े हुए विभिन्न समूहों की क्या कौन सी व्यवस्था अलग मिलती है? त्रिविम व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिक को हम
त्रिविम समावयवी और इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। इसके बाद बात हमें समझने लायक जो अपना टॉपिक आता है वो आपको ये याद चीज़ें समझनी है कि जो त्रिविम समावयवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सारूपण समावयवता और एक होती है विन्यासी समावयवता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होगी। नंबर 1 सारूपण समावयवता और नंबर 2 विन्यासी समावयवता। अगर हम नंबर 1 की बात करें सारूपण समावयवता क्या होती है, तो सीधी सी बात समझना कि सपोज किया कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये एक कार्बन है ये और ये दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन के मध्य एकल बंध है। तो आपको पता है कि जैसे इस कार्बन में एकल बंध है तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक बंध बना लिया तो यहाँ कितने समूह जोड़ेंगे, ऐसे 3 और 3 समूह ऐसे जोड़ेंगे। अब इस कार्बन में एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण, कार्बन में एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण जो समावयवी बनते हैं उसको बोलते हैं त्रिविम समावयवी और ये घटना उसको क्या बोलेंगे, सारूपण समावयवी और इस घटना को सारूपण समावयवता कहते हैं। इसका मतलब सारूपण समावयवता कब होती है, जब कार्बन में क्या हो, एकल बंध और उसमें क्या हो, ये मुक्त घूर्णन होता हो, तो वो क्या कहलाती है, सारूपण समावयवता। परिभाषा लिख देता हूँ, बाकी का पोर्शन अपने सिलेबस से इससे हटा दिया गया है। तो इसके लिए हम ये लाइन लिख सकते हैं कि कार्बन एकल बंध, क्या लिखा है, कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण, कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बने समावयवी, कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बने समावयवी सारूपण समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सारूपण समावयवी कहलाते हैं। और ये सारूपण समावयवी वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रसित रूप होता है, एक शांतित रूप होता है, लेकिन वो अब इस फिलहाल हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आपके क्या आता है, विन्यासी समावयवता। तो बेटा विन्यासी समावयवता के लिए अपने एक माइंड में बात कर लेना कि विन्यासी समावयवता हमें पढ़नी है। और विन्यासी समावयवता जब हम पढ़ेंगे तो विन्यासी समावयवता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता, एक तो क्या होती है, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी जो समावयवता होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो विन्यासी समावयवता होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। तो यहाँ हम डिटेल से किसके बारे में बात करेंगे, आपके ज्यामितीय समावयवता। यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सारूपण समावयवता किसे कहते हैं, तो कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बने समावयवी क्या कहलाते हैं, सारूपण समावयवी कहलाते हैं। अब सबसे सारूपण समावयवी की बात करें तो जब सारूपण समावयवता की हम बात करें तो यहाँ एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, सारूपण समावयवता और विन्यासी समावयवता में अंतर लिखिए। तो आपको एक बात समझा दूँ कि सारूपण समावयवता होता है, उसके जो रूप होते हैं उनको एक दूसरे में परिवर्तित होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात 3 से 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी में ये एक दूसरे से रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन विन्यासी समावयवी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए कम से कम 100 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से ये रूप है आसानी से परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये एक अंतर बनता, चलो अंतर मैं अलग से लिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे हम बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता अपना इसमें, तो उस क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं कि सारूपण समावयवी और दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं अपने, विन्यासी समावयवी में अंतर। बड़ा सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि
इसके जो सरूपण समावयवी होते हैं, इसके जो समावयवी होते हैं वो बहुत कम ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसका मान होता है लगभग 3 से 5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा एनर्जी चाहिए। और इनको परिवर्तित होने के लिए, इन समावयवी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए कम से कम 100 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विन्यासी समावयवी होते हैं, इनको कमरे के ताप पर अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको कमरे के ताप पर अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि सरूपण समावयवी की सरूपण समावयवी, क्या लिखा बेटा, सरूपण समावयवी को एक दूसरे में, सरूपण समावयवी को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए, सरूपण समावयवी को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा 3 से 5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा, 3 से 5 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। तो क्या लगा, सरूपण समावयवी को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन तो इसके लिए लिखना चाहिए विन्यासी समावयवी के लिए लिख सकते हो कि विन्यासी समावयवी को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए बहुत अधिक, या लिख सकते उच्च, परिवर्तित करने के लिए उच्च ऊर्जा, और लगभग ये कितनी होती है, लिख दो यहाँ पे, लगभग 100 किलो जूल पर मोल, परिवर्तित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ है कि इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ऊर्जा कम होने के कारण ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात इनको कमरे के ताप पर अलग करना मुश्किल होता है, जबकि इनको कमरे के ताप पर आसानी से आप अलग कर सकते हो। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि इनको कमरे के ताप पर आसानी से विलगित, मतलब अलग विलगित नहीं किया जा सकता, इनको कमरे के ताप पर आसानी से विलगित नहीं किया जा सकता। और इनके लिए लिख सकते हैं कि इनको कमरे के ताप पर आसानी से विलगित, मतलब अलग विलगित किया जा सकता। तो एक अंतर वाला क्वेश्चन था जो मैंने लिखा दिया पहले। वैसे लास्ट में पढ़ते कि सरूपण, अभी हम बात करेंगे बड़ा विन्यासी समावयवता की। तो सरूपण समावयवी और ये क्या लिखा मैंने, विन्यासी समावयवी। तो ये दोनों का अंतर था, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो अगला टॉपिक अपना रहेगा कि विन्यासी समावयवता की हमने अभी बात कर ली कि 2 रूप होंगे, एक ज्यामितीय समावयवता, फिर दूसरा प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता कहते किसे हैं, फिर ज्यामितीय समावयवता किन प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, और उसके पश्चात ज्यामितीय समावयवता के अनुप्रयोग, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल अच्छे बनते हैं। तो इसके लिए हम बात करें तो बड़ा नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ मैंने लिखा ज्यामितीय समावयवता। क्या लिखा बेटा, ज्यामितीय समावयवता, या इसको हम बोलें तो घूर्ण प्रतिबंधित, घूर्णन प्रतिबंधित समावयवता भी कह देते हैं, घूर्णन प्रतिबंधित समावयवता भी कह देते हैं। बेटा एक बात समझना कि यदि कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो अगर ऐसे है तो ये आराम से घूर्णन हो सकता है, लेकिन
अगर यहाँ पर एक बंद इधर हो गया, एक बंद इधर हो गया, अब घूर्णन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अटक जाएगा यहाँ पे। तो क्या होता है कि ज्यामितीय समझौता या तो उन यौगिकों में पाई जाती है जहाँ कार्बन कार्बन में क्या होगा, द्विबंध हो, या एकल बंध युक्त कार्बन चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो जहाँ घूर्णन प्रतिबंधित हो, अर्थात मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। उनके जब भिन्न भिन्न समावयवी प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समझौता। तो ज्यामितीय समझौता क्या, इसकी तो कोई बड़ा बात नहीं कि ज्यामितीय समझौता में एक शर्त या तो यह होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होंगे, डबल बॉन्ड होगा, या कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एकल बंध हो लेकिन उसमें घूर्णन प्रतिबंधित होगा, अर्थात मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। ऐसे यौगिकों में कौन सी समझौता होती है, ज्यामितीय समझौता। और ज्यामितीय समझौता मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, एल्किन, ऑक्सिन और एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समझौता पाई जाती है। तो चलो हम बात करते हैं कि ज्यामितीय समझौता की परिभाषा लिखा दूं तो याद क्या करना है कि कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त, कार्बन कार्बन क्या लिखा बेटा, कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हो, या बोल सकते हो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, एक ही बात है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि एकल बंध युक्त, एकल बंध युक्त कार्बन, एकल बंध युक्त कार्बन चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो, एकल बंध युक्त कार्बन चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो, जहां पर जिसमें घूर्णन प्रतिबंधित हो, अर्थात क्या कह सकते हैं, मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। ऐसे यौगिकों में जब ऐसे यौगिकों के भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, ज्यामितीय समझौता। ज्यामितीय समझौता आप उसको लिख सकते हो, या इसको और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि इनसे प्राप्त भिन्न भिन्न रूप ज्यामितीय समावयवी, इनसे प्राप्त भिन्न भिन्न रूप ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समझौता कहते हैं। बड़ा यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है कि ज्यामितीय समझौता दर्शाने वाले यौगिकों की शर्तें, कि 2 शर्त होती है, एक तो घूर्णन क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, दूसरा उनसे जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको लिखना चाहें तो एक बात लिख सकते हैं कि ज्यामितीय समझौता, क्या लिखना है बेटा, कि ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने वाले यौगिक, क्या लिखा है, ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने वाले यौगिक निम्न 2 शर्तों का पालन, कितनी शर्तों का बेटा, निम्न 2 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त तो क्या होता है, घूर्णन क्या होगा, प्रतिबंधित होगा, या प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित होगा, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध उपस्थित हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनसे जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो, कि प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर समूह, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर समूह भिन्न भिन्न
हो। तो ये अगर दोनों शर्तें लागू होती है तो उन यौगिकों में कौन सी समयावता पाई जाती है, ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित की जाती है। बेटा इतनी सी बात बताने का मेन रीज़न ये है कि ज्यामितीय समयावता केवल उन्हीं यौगिकों में पाई जाएगी जहाँ मुक्त घूर्णन संभव ना हो। जहाँ पर क्या संभव ना हो, जहाँ पर मुक्त घूर्णन संभव ना हो, ये बात मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर एकल बंद है तो मुक्त घूर्णन पॉसिबल है, लेकिन दो बंद हो गए, दो हो गए, तो अब यहाँ मुक्त घूर्णन पॉसिबल नहीं है। तो ज्यामितीय समयावता मुख्यतः जहाँ द्विबंध वाले यौगिक आते हैं उनमें मुख्यतः ज्यामितीय समयावता पाई जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एल्कीन में। किसमें? एल्कीन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें एक लाइन जरूर यहाँ कंफर्म कर लेना कि कंप्लीट सेंटेंस इनसे प्राप्त भिन्न भिन्न समावयवी ज्यामिति या भिन्न भिन्न रूप बोल सकते हो, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। इसके बाद बेटा अब ज्यामितीय समावयता किन किन यौगिकों में पाई जाती है और उनके अच्छे एग्जाम्पल लेने, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करें तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि बात करें कि ज्यामितीय समयावता निम्न यौगिकों में पाई ज्यामितीय समयावता निम्न दो यौगिकों में पाई जाती है। तो बेटा यहाँ से ये कंपाउंड याद करना कि पहला कंपाउंड आता है आपका एल्कीन में। क्या लिखा है? एल्कीन में। दूसरा होता है ऑक्सीमो में, और तीसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक यौगिकों में फिर से बात कर लें कि ज्यामितीय समयावता इन तीन यौगिकों में पाई जाती है। पहला एल्कीन में, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में द्विबंध, दूसरा ऑक्सी में, और तीसरा एलिसाइक्लिक यौगिक में। सबसे पहले हम बेटा बात कर लेते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन का मतलब बेटा क्या होता है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। और अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहे किसके? एल्कीन का, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है 2-ब्यूटीन। क्या लिखा है? 2-ब्यूटीन। एक बात सुन लेना कि एल्कीन में जो ज्यामितीय समयावता होती है उसके दो रूप बनते हैं। एक तो समपक्ष रूप बनता है और एक बनता है विपक्ष। समपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिस फ्रॉम, विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस रूप। तो ये ध्यान रखना कि एल्कीन जो समयावता है, एल्कीन जो यौगिक है उसमें ज्यामितीय समयावता के कौन से रूप? समपक्ष और विपक्ष। अब बेटा इनके कंपाउंड सीखने के लिए हम किसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? एल्कीन के। तो अब 2-ब्यूटीन की हमें संरचना आनी चाहिए। तो 2-ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो बेटा ज्यामितीय समयावता आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इस कार्बन से दो समूह जुड़े हुए हैं, एक तो H जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ तो जोड़ दिया H और यहाँ जोड़ दिया CH3। अब सेम कंडीशन देखो, इस कार्बन पे एक H और एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3 इस कार्बन से। तो मैंने क्या किया? एक तरफ इसके क्या जोड़ दिया? CH3 और एक तरफ क्या जोड़ दिया? H। अब देखो जब समान समूह एक तरफ हो तो ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं? समपक्ष रूप। और इंग्लिश में बोले तो सिस फ्रॉम बोलते हैं, या सिस रूप कह सकते हो आप इसको। अब हमें इसका विपक्ष रूप बनाना है। तो विपक्ष रूप का मतलब क्या? इसको आप रोटेट कर दो, H इधर आ जाए और CH3 इधर चला जाए, तो वो कंडीशन जैसे C डबल बॉन्ड C इधर तो लिख दिया, हो गया। यहाँ पे क्या किया? CH3 इधर H, इसमें लेकिन इधर वाले में हमने चेंज कर दिया, इधर हो गया H और इधर हो गया CH3। तो ये रूप कौन सा रूप हो गया? विपक्ष रूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस रूप। आपको समझना क्या है, याद क्या करना, मैं फिर से समझा दूँ कि क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आएगा कि 2-ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए।
क्वेश्चन, ये जो सवाल आएगा एग्जाम में वो क्या पूछा जाएगा कि 2 ब्यूटीन के आपको क्या बनाने हैं, ज्यामिति समावयवी। तो आपको ये समावयवी बना के आने। तो एक तो हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, 2 ब्यूटीन। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेटा याद इतना रखना है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लिख दिया, अब इस कार्बन से 2 समूह जोड़े तो उनको हमने इधर जोड़ दिया और 2 समूह थे वो इधर आ गए। अब समान समूह एक तरफ है तो समपक्ष और विपरीत दिशा में आ गए एक दूसरे के, तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं, विपक्ष रूप कहते हैं। या आप इस एक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें 2 ब्यूटीन का। फिर हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 2 ब्यूटीन वाले का एग्जाम्पल का, जिसमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक कंपाउंड अपना और आता है जिसका नाम होता है मैलेइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल। ये इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है, मैं ये लिख रहा हूँ मैलेइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल। बड़ा सीधी बता दूँ, ये इसका समपक्ष रूप है और इस रूप को हम क्या मानते हैं, विपक्ष रूप। अगर मैलेइक स्ट्रक्चर होती है C⋯C, क्या किया, इधर H इधर H, C⋯OH C⋯OH। तो इस संरचना का जो समपक्ष रूप है उसके लिए तो हम शब्द क्या बोलते हैं, मैलेइक अम्ल। और यदि आपने इसका कौन सा रूप कर दिया, विपक्ष रूप, तो इधर कर दिया H, इधर COOH, इधर H और इधर COOH, तब इस कंडीशन में इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक अम्ल कहा जाता। फिर भी हम लिख लेते हैं कि शीर्ष रूप, जिसको आप क्या कह सकते हो, समपक्ष रूप। इस समपक्ष रूप को ही, मतलब इस कंपाउंड के शीर्ष रूप को हम क्या बोलते हैं, मैलेइक अम्ल। और इस कंपाउंड का जो ये कौन सा रूप हो गया आपका, ट्रांस रूप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, विपक्ष रूप फ्यूमेरिक अम्ल का, तो इसको हम क्या कहा जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। मतलब इस कंपाउंड में तो पर्टिकुलरली बात ये कर दी कि इसका जो समपक्ष रूप है उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैलेइक अम्ल, और जो विपक्ष रूप है उसको हमने क्या नाम दिया, फ्यूमेरिक अम्ल, हमने इसको नाम दिया है। क्या नाम दिया इसको, फ्यूमेरिक अम्ल इसको नाम दिया है। इसके बाद एक कंपाउंड और ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल है 2 ब्यूटीनोइक अम्ल। 2 ब्यूटीनोइक अम्ल, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे थोड़ा और अपनी ये कंफर्टेबल क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर बेटा हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अलग भी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2, ये सब एल्किन के एग्जाम्पल है, 2 ब्यूटीनोइक अम्ल। देखो बेटा, अब इसका अगर समपक्ष एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी, 2 ब्यूटीनोइक अम्ल के समपक्ष और विपक्ष रूप बनाइए, तो समपक्ष और विपक्ष रूप हम तभी बना पाएंगे जब हमें इस कंपाउंड की क्या है, संरचना। अब काफ़ी बच्चों को इसका सूत्र लिखना नहीं आएगा, तो बेटा मैं यहाँ लिख कर समझा रहा हूँ। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। देखो लास्ट में क्या आया है, ओइक अम्ल, लास्ट में क्या आया, ओइक अम्ल। इसका मतलब लास्ट वाला कार्बन क्या हो गया, C⋯OH। अब देखो डबल बॉन्ड ब्यूटी, इन आ रहा बेटा, नाम को गौर से देखो, क्या आया, इन, और इन कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब शेष कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा CH। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई आपकी, 2 ब्यूटीनोइक अम्ल की। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये हो गया आपका 2 ब्यूटीनोइक अम्ल। अब देखो इसको 2 ब्यूटीनोइक अम्ल हो गया, तो अब हमें इसका रूप बनाना है। तो मैंने एक ही बात समझाई थी, सबसे पहले एक ही काम, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखा C⋯C। अब देखो इस कार्बन से गौर से देखोगे तो इस कार्बन से एक तो H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा है, CH3, तो ये तो जोड़ दिया मैंने H और ये जोड़ दिया मैंने CH3। अब इधर वाले कार्बन पे गौर से देखोगे तो इधर क्या है H और इधर क्या है COOH, तो एक तो जुड़ा हुआ है H और एक जुड़ा हुआ है COOH। अब देखो बेटा गौर से एक चीज़ समझना कि इसके इधर वाली तरफ समूह समान नहीं है,
इधर वाली तरफ समूह समान नहीं है, लेकिन इधर वाली तरफ समूह समान है। तो अगर एक तरफ भी समूह समान हो गए, एक तरफ भी जो समूह जुड़े हुए वो अगर समान है, तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, समपक्ष। तो इसका आप नाम लिख सकते हो समपक्ष टू ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या नाम लिख सकते हो, समपक्ष टू ब्यूटेनोइक अम्ल। अब अगर इसका विपक्ष रूप बनाना चाहो, क्या बनाना चाहो, विपक्ष रूप, तो सी डबल बॉन्ड सी, और इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो इधर तो हमने कर दिया H, यहाँ पे सी डबल ओ H, इधर आपका H, और इधर हो गया CH3। ये जो जैसे यहाँ करो CH3। तो इसमें समान समूह विपरीत दिशा में, बेटा समान समूह विपरीत दिशा में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विपक्ष। और इसका पूरा नाम हो जाएगा विपक्ष टू ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिख दिया, विपक्ष टू ब्यूटेनोइक अम्ल। बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको हल कर लेना, और हल करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देना। क्वेश्चन आपका 1,2 डाइक्लोरो एथिन। क्या लिखा बेटा, 1,2 डाइक्लोरो एथिन के ज्यामितीय समावयवी, 1,2 डाइक्लोरो एथिन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। इसको आप हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। सिंपल सा कंपाउंड ही है, कोई टफ नहीं है। 1,2 डाइक्लोरो एथिन के ज्यामितीय समावयवी आपको बना के व्हाट्सएप पर सेंड करना, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आ गया है। तो ये तो आपका हो गया। तो एल्किन वाला पोर्शन तो कंप्लीट हुआ। अब हम बात किसकी कर लेते हैं बेटा, ऑक्सिम की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सिम की हम बात कर लेते हैं। तो जब हमें ऑक्सिम का बनाना है तो देखो अब क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जल्दी से, कि एल्किन वाला तो अपना हो गया, तो इसके बाद नंबर 2 टॉपिक आता है आपका क्या बेटा, ऑक्सिम। ढंग से लिख दो अगर नहीं है तो यहाँ ऑक्सिमो में। तो बेटा ज़्यादा टाइम नहीं, फिर भी मैं समझा दूँ ऑक्सिम होता क्या है। ऑक्सिम कहते किसे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ 2 वैलेंसी फ्री है, इस समूह को आप बोलते हो कार्बोनिल। क्या कहते हो, सी डबल बॉन्ड ओ 2 वैलेंसी फ्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या नाम दिया, कार्बोनिल। और इसकी क्रिया आप करवा दो हाइड्रोक्सिल एमीन से। किससे, OH-NH2 को क्या बोलते हो, देखो ये कंपाउंड तो हो गया आपका कार्बोनिल, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब क्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ से O और यहाँ से 2H क्या हो गया, जल का अणु बाहर चला गया, और आपकी जो स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हुई वो ये होती है सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। इस संरचना को सी डबल बॉन्ड N और OH, इस संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सिम कहते हैं। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिम कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऑक्सिम के हमें ज्यामितीय समावयवी बनाने, किसके, ऑक्सिम के ज्यामितीय समावयवी बनाने। तो एक बात तो आपको ये याद करनी है कि जब ऑक्सिम के हम ज्यामितीय समावयवी बनाएंगे तो कंडीशन क्या आएगी, समझना। यहाँ से सी के दोनों तरफ लाइन डबल बॉन्ड N। अब या तो ये OH इधर आएगा या ये OH इधर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही OH जुड़ेगा। समझो यहाँ पे कि सी ऑक्सिम की स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड N आ गया, तो कार्बन से तो 2 समूह जुड़े होंगे, लेकिन इस नाइट्रोजन से कितना समूह जुड़ा होगा, 1। अब चाहे तो OH को आप इधर जोड़ दो या इस OH को इधर जोड़ दो। अब आप बोलोगे समपक्ष और विपक्ष कैसे बनेंगे, पहली बात सुन लेना। तो चाहे ये OH इधर हो या इधर हो, ये OH या तो हाइड्रोजन होना चाहिए इधर, या इन दोनों पे जुड़ा जो समूह जुड़े हैं उनमें से छोटा एल्किल समूह, समझना बात है। या तो OH किधर होना चाहिए,
हाइड्रोजन की ओर होना चाहिए कि जैसे एक तरफ CH3 जुड़ गया और एक तरफ H, तो या तो हाइड्रोजन की तरफ होना चाहिए या इधर दो समूह जुड़े अलग अलग, तो उनमें से छोटे समूह की तरफ अगर OH है तो उसको हम मानते हैं समपक्ष। लेकिन यह समपक्ष के लिए सिन शब्द का प्रयोग करेंगे। लिख दूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो समपक्ष रूप होता है उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, सिन का, और जो विपक्ष रूप होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटी का। समपक्ष के लिए सिन और विपक्ष के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, एंटी शब्द का प्रयोग करते हैं। और याद क्या रखना है कि OH किधर, हाइड्रोजन या छोटे एल के समूह की तरफ होने पर क्या होगा, समपक्ष। तो छोटी सी एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं कि OH समूह है हाइड्रोजन या OH समूह हाइड्रोजन या छोटे एल्किल समूह है। OH समूह हाइड्रोजन या छोटे एल्किल समूह है की ओर होने पर समपक्ष होने पर सिन तथा इसके विपरीत होने पर एंटी शब्द का प्रयोग करते हैं, एंटी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये चीज़ें जो थी मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समझा दी, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि ऑक्सिम की बात करें तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया होती है तो ऑक्सिम बनता है। ऑक्सिम की स्ट्रक्चर आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। फिर समपक्ष, इसमें जो समपक्ष रूप होता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सिन का। विपक्ष रूप होने पर हम एंटी शब्द का प्रयोग किया जाता। समपक्ष कब होगा, जब ये OH इधर भी हो सकते हैं या इधर भी, ये OH जिधर हो, जिधर हाइड्रोजन या छोटे एल्किल समूह की तरफ होने पर तो सिन, उसके विपरीत होने पर एंटी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे आपको इजीली ये बिल्कुल समझ में आ जाए, जैसे कोई कन्फ्यूजन आपके ना रहे। तो इसका जो एग्जांपल है वो मैं लिख देता हूँ कि SC टेल्डोक्सिम, क्या लिखा है, SC टेल्डोक्सिम। एक एग्जांपल तो ये, दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके। और दूसरा एग्जांपल की बात करें तो बेंजलडोक्सिम, नाम थोड़ी सी टफ है बेटा, एसिटेल्डोक्सिम। अब बेटा सबसे पहले तो हमें एसिटेल्डोक्सिम की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एसिटेल्डोक्सिम की वो ये होती है CH डबल बॉन्ड NOH। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एसिटेल्डोक्सिम। मतलब एसिटेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई गई। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप हम बनाना चाहो तो गौर से समझना, C और N में डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड N। अब देखो इस कार्बन से गौर से देखो, एक तो H जुड़ा हुआ और एक CH3, तो इधर तो जोड़ दिया H और इधर जोड़ दिया मैंने CH3। अब देखो आप पे दोनों ऑप्शन है, दूसरी कंडीशन भी आप यहाँ लगा दो, C डबल बॉन्ड N। आपने क्या किया, एक तरफ तो जोड़ दिया क्या H और एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है HCH3। अब देखो बेटा अगर इस OH को मैंने इधर जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि OH उधर है जिधर हाइड्रोजन है, तब तो आप इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे, सिन का। लेकिन ये OH उसके विपरीत दिशा में आ गया, तब आपने किसका प्रयोग कर दिया इसके लिए, एंटी शब्द का। किसके लिए प्रयोग कर दिया आपने, एंटी शब्द का। देखो बेटा कि CH3 और H, तब तो H है। अगर H ना हो तब ये देखा जाता है कि दोनों में से छोटा एल्किल समूह है कौन सा है। तो यहाँ पर आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, इसका नाम तो हो गया आपका सिन और इसका नाम आपने क्या दे दिया, एंटी। बेंजलडोक्सिम में इतने अंतर है कि जहाँ CH3 है वहाँ C6H5 जोड़ सकते हो। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएगी, C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। अब इसमें देख लो आप, सीधी बात है, C डबल बॉन्ड N, तो यहाँ मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड N हो गया। अब देखो एक तरफ मैंने जोड़ दिया H और एक तरफ जोड़ दिया C6H5, एक तरफ H और एक तरफ C6H5। अब इसमें OH जोड़ना है, तो इस OH को अगर मैं इधर जोड़ दूंगा तब तो ये कौन सा रूप हो गया, सिन, और इसका विपरीत बना दिया C डबल बॉन्ड N। OH इधर जोड़ दूँ, ये H इधर और C6
H5। तो इस रूप को आप क्या नाम दे दोगे? तो ये कौन सा रूप है बेटा? नीचे जगह नहीं, तो इस रूप के लिए लिख रहा हूँ। ये तो आपका रूप हो गया सिन, और ये रूप क्या हो गया आपका? एंटी। तो ये ऑक्सिम, ऑक्सिम जो कंपाउंड है जिसके अंदर ज्यामितीय समवायता पाई जाती है, उसका मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद अपना तीसरा प्रकार आता है एलिसाइक्लिक यौगिकों में। बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब होता है ये चक्रीय कंपाउंड होते हैं, तो इसमें कोई इतनी विशेष बात नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा सीधा क्वेश्चन आता है कि एसिटाइलडोक्सिम के ज्यामितीय समवायी बनाइए, तो समझ में आना चाहिए ऑक्सीमर, सिन और एंटी रूप बनेंगे, अन्यथा कहीं जल्दीबाजी में ये पूरा गलत ना हो जाए तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं। अब तीसरे प्रकार के कंपाउंड कौन से आते हैं बेटा? एलिसाइक्लिक। बेटा एलिसाइक्लिक का मतलब होते हैं ये चक्रीय कंपाउंड होते हैं। तो चक्रीय कंपाउंड होंगे तो क्या होगा? ये तो समान समूह तल के ऊपर होंगे या समान समूह तल के नीचे की तरफ होंगे। तो एलिसाइक्लिक का मतलब चक्रीय कंपाउंड होते हैं, तो या तो इसमें समान समूह तल के ऊपर या तल के नीचे। तो समान समूह एक तरफ होने पर संपर्क से विपरीत दिशा में होने पर विपक्ष शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो नंबर 3 आपकी हेडिंग है, एलिसाइक्लिक लिखी हुई है। इसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको हल करवा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल तो बेटा हम यहाँ ले रहे हैं 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब बेटा ऐसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें इनकी संरचना आनी चाहिए। क्या लिखा है? 1,2-डाईमेथिल। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन का मतलब बेटा 3 कार्बन की बले, तो ये 3 कार्बन की बले मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। दूसरी भी 3 कार्बन की बले मैंने यहाँ बना दी, थोड़ा इधर ले लेते हैं अपने पास, बन गई 3 कार्बन की बले इधर हो गई, 3 की इधर हो गई। अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर आप कैसे भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, इसको मैंने क्या नंबर दिया? 3, 1 2 3। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर पे क्या जोड़ना है? मैथिल। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाओ समझो, तो ये ऐसे बनती है CH2 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 हो गया। अब मुझे यहाँ पर इस पर और इस पर CH3 जोड़ना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया CH3 जोड़ दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 जोड़ दिया। अर्थात इन कार्बन पे एक एक H जुड़ा हुआ है, तो एक H यहाँ जोड़ दिया, दूसरा H मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो अब बात करें तो बेटा तो यहाँ से क्या होगी? एक H तो एक HH। अब देखो दोनों CH3 एक ही तल पे है तो समपक्ष हो गया, और यदि इसका क्या बनाना हो? विपक्ष, तो क्या करते? इधर CH3 कर देते और यहाँ पे H, तो कौन सा रूप? विपक्ष। तो इसी को हम इसी प्रकार से मान रहे हैं कि मैंने क्या किया, 2 इस पर लाइनें खींच दी, एक तो जोड़ दिया CH3H CH3H, तो ये तो कौन सा रूप होगा इसका? समपक्ष। अब विपक्ष बनाना है तो क्या किया? CH3H CH3, तो इसको तो आप क्या बोल सकते हो? समपक्ष 1,2-डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन और समपक्ष, इसके लिए क्या बोल देंगे? विपक्ष 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो एक एग्जांपल तो हमने ये समझा। अगर दूसरे एग्जांपल की एक और बात कर लेते हैं तो उसमें ये एग्जांपल अपना ये दिया है यहाँ पे कि 1,3-डाईक्लोरोब्यूटेन 1,3-डाईक्लोरो साइक्लोब्यूटेन 1,3-डाईक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो इसका मैं रूप बनाने के लिए बेटा सीधी बेटा 4 कार्बन की बले बनेगी। अब 4 कार्बन की बले का मतलब मैंने ये बना दी, इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना दिया सिंपल सा शॉर्ट में। अब देखो इसके 1 नंबर और 3 नंबर पे Cl जोड़ना है, तो उस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन भी होगा, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पर H और यहाँ पे Cl, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका विपक्ष रूप बनाना, तो एक को हमने क्या किया? कंडीशन ऐसी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl H H Cl। तो इसका इस रूप को तो आपने क्या नाम दे दिया? यहाँ जो Cl जोड़ा है दोनों तरफ Cl समान है, तो ये रूप तो आपका कौन सा हो गया बेटा? समपक्ष रूप। और इस रूप को हमने क्या नाम दे दिया?
विपक्ष रूप। तो बेटा ज़्यादा टफ नहीं है कि ज्यामितीय समयावस्था अपना इतना ही है। तो ज्यामितीय समयावस्था के हमने 3 प्रकार के कंपाउंड पढ़ लिए थे और जितने भी लगभग एग्जाम्पल थे बुक के वो मैंने सब करवा दिए हैं यहाँ आपको। तो एल्किन में, ऑक्सिन में और इसके अलावा एलिसाइक्लिक यौगिकों में। इसके बाद आपको एक टॉपिक दे रखा है ज्यामितीय समयावस्था के अनुप्रयोग, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। तो बड़ा स्क्रीनशॉट ले लियो, ध्यान रखना कि जल्दीबाजी में दोनों जो बड़ा अब एकदम ना, जैसे दोनों सीएल चाहे नीचे कर दिया, दोनों सीएल ऊपर कर दिया, तब तो वो समपक्षी होगा। विपक्ष कब होगा? जब वो एक दूसरे के विपरीत कंडीशन में हो। तो जैसे ये यहाँ था तो हमने क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एच और यहाँ पे सीएल, तब उस कंडीशन में ये क्या होगा? विपक्ष होता। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो ये तो ज्यामितीय समयावस्था किन यौगिकों में पाई जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन और जाता है कि ज्यामितीय समयावस्था के अनुप्रयोग या उपयोग, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है वही आती है ज्यामितीय समयावस्था के अनुप्रयोग। बेटा मैं सीधे से 2 लाइन में समझा दूं कि एक तो ज्यामितीय समयावस्था का अपना प्लस पॉइंट ये होता है कि इसकी सहायता से हम किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा है और किसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम है उसके बारे में बता सकते हैं। कि जो समपक्ष रूप होता है और एक होता है विपक्ष। अगर समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हो तो समपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है और विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। लेकिन विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़ा तो ये बात गलत हो जाएगी। इसी के अलावा में एक बात होता है गलनांक और क्वथनांक, कि समपक्ष की तुलना में विपक्ष का गलनांक अधिक होता है यदि समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हो, अन्यथा ये बात उल्टी भी हो सकती है। इसके लिए कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या लिखा है कि ज्यामितीय समयावस्था के अनुप्रयोग, और इस अनुप्रयोग में हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखा है? द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा बात से ज़्यादा हम डायरेक्ट पॉइंट पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 2-ब्यूटेन। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 2-ब्यूटेन। अब मैं 2-ब्यूटेन के 2 रूप बनाता हूँ। एक तो समपक्ष, तो स्ट्रक्चर क्या थी? CH3CH CH3 एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा हम बनाए CH3CH अब बेटा यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि ये तो आपने पढ़ाई है कि CH3 होता है समूह, वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आई प्रभाव का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन अगले की ओर विस्थापित करता है। तो दोनों तरफ CH3 है और हाइड्रोजन को इफेक्ट नहीं, तो CH3 क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन किसको देगा? C को इधर से इसको देगा। इसमें क्या होगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन इसको इधर से देगा और ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर से देगा। एक कंडीशन समझना द्विध्रुव आघूर्ण को, कि द्विध्रुव आघूर्ण को टॉपिक है वो तो अलग है, लेकिन समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मान लो एक रस्सी बांध दी, इधर से कोई व्यक्ति इसको इधर से खींचता और इधर से खींचता, दोनों साइड से बराबर जोर लगा रहे, तो ये कहीं नहीं हिलेगी, तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। लेकिन दोनों के दोनों ये आगे की तरफ खींच रहा है और ये भी इधर धक्का दे रहा है, तो ये आगे की तरफ जाएगी। तो उस कंडीशन देखना तो वहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। समझे कैसे? कि ये CH3 भी इधर से धक्का दे रहा है और ये CH3 भी इधर से दे रहा है, तो ये इधर विस्थापित होगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब इसमें क्या है? ये इधर से जोर लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, तो कंडीशन सेम की सेम। तो इस विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है लगभग 0.40 D होता है। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये कौन सा रूप है बेटा आपका? समपक्ष। ये कौन सा रूप है आपका? समपक्ष। और ये कौन सा रूप है? विपक्ष। तो यहाँ समझना क्या था कि समपक्ष रूप, इसके म्यू के मान की बात करें तो इसका म्यू का मान होता है 0.40 D, और इसका जो म्यू का मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। लेकिन अगर इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ और ले लेते हैं, 1-क्लोरोप्रोपीन। कंपाउंड चेंज हो गया बेटा,
1 क्लोरोप्रोपेन। अगर इसके समकक्ष विपक्ष बनाने हैं तो हमें इसकी क्या आनी चाहिए, संरचना। तो 1 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर, प्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। ये होता है आपका 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसके समकक्ष और विपक्ष बना लीजिए। तो क्या किया, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर Cl, इधर CH3, इधर H, इधर H, C डबल बॉन्ड C, H, Cl, H, CH3। तो बेटा साफ समझ में आ रहा है, ये रूप कौन सा हो गया आपका, समकक्ष, और ये रूप क्या हो गया, विपक्ष। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो आप समझना गौर से, कि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना, कि जो CH3 है, जो एल्किल समूह होते हैं वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और Cl जो माइनस होते हैं आपके, वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन अगले की ओर विस्थापित होते हैं, माइनस आई का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विस्थापित होते हैं। तो CH3 तो क्या कर रहा है कि बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर विस्थापित करेगा, और Cl है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो हो रहा क्या है, ये तो इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है। अब इसमें देखो क्या होता है, CH3 इसको इधर रखा देगा और Cl इसको इधर खींचा है, तो ये दोनों के दोनों प्रभाव एक ही दिशा में हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर म्यू का मान ज़्यादा होगा और यहाँ पर म्यू का मान कम होगा। तो यहाँ तो लगभग म्यू का मान 1.71 D होता है और यहाँ पर म्यू का मान 1.77 D होता है। इसका मतलब बेटा क्या समझ में आया, वो चीज़ समझा दो, क्लियर कर लेना। क्वेश्चन यहाँ बनता है, यहाँ पर जो समूह जुड़ा हुआ है वो समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का जुड़ा हुआ है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ये भी आप प्लस आई है तो इधर भी प्लस आई है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये प्लस आई है तो ये माइनस आई। तो समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़ने पर समकक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण किससे अधिक होगा, विपक्ष रूप से। लेकिन विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण किससे अधिक हो जाता है, समकक्ष रूप से अधिक हो जाता है। ये लाइन में लिख दे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर समकक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष रूप से क्या होता है बेटा, विपक्ष रूप से अधिक होता है। समकक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष रूप से अधिक होता है। लेकिन ये रखना, इसके लिए लिखेंगे क्या, लेकिन विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर, विपरीत हो गया तो किसका अधिक है, विपक्ष। विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण समकक्ष रूप से अधिक होता है। बेटा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या आता है, सवाल ऐसा आएगा कि 2 ब्यूटीन के समकक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष रूप से अधिक होता है, क्यों, तब तो ये चीज़ समझानी थी। या इसमें क्वेश्चन आ जाए कि विपक्ष 1 क्लोरोप्रोपेन का द्विध्रुव आघूर्ण इससे अधिक होता है, क्यों। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको विपरीत थी, एक साथ जोड़ के बता दी। तो ये पॉइंट तो हमने किसके लिए बात की है, आपके द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ये बात हमने किसके लिए सीखी है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दोनों कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा इसका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि 2 ब्यूटीन के समकक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष रूप से अधिक होता है, क्यों। तो इसका इस प्रकार से आप समझा सकते हो। इसके बाद ये तो था पहला उपयोग। दूसरे उपयोग में आते हैं इसके गलनांक व क्वथनांक, कि इनकी सहायता से, ज्यामितीय समवायता की सहायता से हम यौगिक के गलनांक व क्वथनांक के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं नंबर
टू गलनांक व क्वथनांक। पहले बेटा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से क्या पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है अपना। जैसे अभी हमने कंपाउंड पढ़ा था, याद हो तो, मैलेइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल। तो संपर्क रूप तो था मैलेइक अम्ल और विपक्ष रूप क्या होता है, फ्यूमेरिक अम्ल। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझना यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या थी उसकी, कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, H और H। याद है क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनाई? चलो इसको मैं बाद में बना दूंगा, पहले आपने जैसे हमने पहले बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। कि सी डबल बॉन्ड H सी डबल OH और सी डबल OH। दूसरी कंडीशन क्या बनाई थी हमने, सी डबल बॉन्ड H सी डबल बॉन्ड OH H सी डबल बॉन्ड OH। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, याद हो तो, संपर्क रूप होता है जिसको हम बोलते हैं मैलेइक अम्ल, और इसका जो विपक्ष रूप होता है उसको फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। मैलेइक अम्ल, दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, फ्यूमेरिक अम्ल। अब देखो बेटा, तो ये आपने बना लिया। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैलेइक अम्ल होता है इसका जो संपर्क रूप हो गया, चाहे तो लिख दो यहाँ पे, यह संपर्क रूप है और ये क्या है, विपक्ष रूप है। तो इस संपर्क रूप का जो गलनांक होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस होता है और विपक्ष रूप का जो गलनांक है वो लगभग 287 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से क्या समझ में आया, अब इसका रीज़न बता रहा हूँ कि दोनों के दोनों समान इलेक्ट्रॉन समान समूह है, तो समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह हैं। कौन से बेटा, समान इलेक्ट्रॉनिक, और दोनों के दोनों -I प्रभाव वाले समूह होते ही है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े होने पर विपक्ष रूप का गलनांक संपर्क रूप के गलनांक से अधिक होता है। क्यों होता है उसका रीजन हम बात कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले, क्या लिखा है, समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े होने पर विपक्ष रूप का गलनांक समकक्ष रूप से अधिक होता है। कारण की तो बात करेंगे, क्या लिखा है कि समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़ने होने पर विपक्ष रूप का जो गलनांक है वो समकक्ष रूप के गलनांक से क्या होता है, अधिक होता है। अब सुनना बेटा, रीजन क्या है कि जो समकक्ष रूप होता है उनके इन अणुओं के मध्य क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और इनमें अलग अलग अणुओं के मध्य एक अणु दूसरा अलग अणु आएगा। तो जब दो अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसको बोलते हो आप अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध बने उसको बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। चाहो तो आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल से बना के समझा सकते हो, जैसे मैं इसी स्ट्रक्चर को पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के अंदर मैं इसको बता दूं कि इसमें कैसे आपके हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा कि फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक मैलेइक अम्ल से अधिक होता है क्यों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक मैलेइक अम्ल से अधिक होता है क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखो बेटा, इसको क्या करना है कि जैसे ये था तो इसको मैंने लिख दिया C+OH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको C+O यहाँ पे OH, तो इसके मध्य क्या हो गई आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पूरा एक ही अणु है। जब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस हाइड्रोजन बंध को हम क्या बोलते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या होता है कि एक अणु में हाइड्रोजन बंध बनना पॉसिबल नहीं है, तो फ्यूमेरिक अम्ल का एक दूसरा मॉलिक्यूल और आएगा, जैसे मैं बना दूँ C+C, इधर COOH,
इधर H, इधर C डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर क्या लगेगी, यहाँ से लिखे जाए तो C डबल बॉन्ड O और एक OH को यहाँ जोड़ दिया, तो इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो अणुओं के मध्य होती है, और जब दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको आप बोलते हो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अब सुन लेना, सीधी बात है, एक है तो हर कोई तोड़ देगा, लेकिन दो है तो तोड़ने में क्या होगी, परेशानी होगी, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अर्थात दो अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की तुलना में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। इस कारण से इसके विपक्ष रूप का जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, और समकक्ष रूप का क्या होता है, कम होता है। तो आप सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि इसके विपक्ष रूप में, क्योंकि चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि विपक्ष रूप में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। या ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये दुर्बल वान डेर वाल्स बल होगा और ये प्रबल वान डेर वाल्स बल होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। हाँ ध्यान रखना, लेकिन अगर यहाँ समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की बात की है, अगर यहाँ पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह आ गए, कौन से, विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह आ गए, तो ये चीज़ जस्ट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसके अलावा बेटा इसके और भी एग्जाम्पल, इसको डिटेल से समझने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट ऑनलाइन क्लास पहले ले चुका हूं, तो उनकी जितने भी वीडियो हैं उन सब का लिंक है वो आपको नीचे इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपकी इच्छा हो आप उस वीडियो को अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ये थी आपकी ज्यामितीय समयावता। तो ये ज्यामितीय समयावता हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रकाशिक समयावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये तो हो गया आपकी ज्यामितीय समयावता। अब ज्यामितीय समयावता में तो इतना पोर्शन था, इसके बाद आपके आती है प्रकाशिक समयावता। और प्रकाशिक समयावता काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में, जैसे भी अपनी एक दो दिन की क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो हम बात करें अब प्रकाशिक समयावता। तो प्रकाशिक समयावता बेटा शुरुआत सिंपल सी है कि यहाँ हम देखो समझते हैं क्या लिखा है कि प्रकाशिक समयावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो सिंपल से केवल लैंग्वेज में समझाऊं कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और इस घटना को प्रकाशिक समयावता, ये बात तो आप समझने लग गए। अब बेटा प्रकाशिक समयावता की एक विशेष बात है कि प्रकाशिक समयावता में जो समावयवी बनते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब का मतलब कार्बन कॉपी मान सकते हो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। अध्यारोपित नहीं होने का मतलब जैसे हम समझते हैं ये हाथ है, दिखने में देखे जाए तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे पे है। तो ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे के क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब कि देखेंगे तो दोनों दर्पण में ऐसे नजर आएंगे। लेकिन इस हाथ को अगर मैं इस हाथ के जस्ट ऐसे ऊपर रखा तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाए। हाँ ऐसा नहीं करना, हाँ सर ऐसा हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन थी दिखने से। लेकिन इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो ये पूर्ण रूप से इसको ढक नहीं पाएंगे। तो प्रकाशिक समावयवी की ये विशेष गुण होता है कि दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएंगे, अध्यारोपित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि जिससे अपना ये तो स्टार्ट हो जाए। क्या लिखा है, प्रकाशिक समावयवता। तो हम लिखेंगे ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित, क्या लिखा है, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। क्या लिखा है, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को
घूर्णित कर देते हैं उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो ये बात लिखने की अपनी ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक नोट लगा के मैं एक बात लिख दूँ जो अपने लिए काम की है कि प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसका मतलब दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ये विशेष गुण है प्रकाशिक समावयवता का। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रकाशिक समावयवता का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित मतलब घुमा देते हैं अपने तल से, वह प्रकाशिक समावयवी। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब आप में से आधे बच्चे ये कंफ्यूज नहीं बता पाते कि सर समतल ध्रुवित प्रकाश PPL बोलते हैं शॉर्ट में, ये क्या होता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं, समझा भी दूँ मैं आपको। समतल ध्रुवित प्रकाश शॉर्ट में प्लेन पोलराइज्ड प्रकाश, तो PPL बोलते हैं इसको। डेफिनेशन में ज़रा नहीं लिखूँगा बेटा। देखो क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अब सभी दिशाओं में क्या करता है, वो सभी दिशाओं में क्या करता है, कंपन करता है। क्या करता है, कंपन करता है। अगर इस सूर्य के प्रकाश को अगर हम किस में से गुजार दें, निकोल प्रिज्म में से, किस में से, निकोल प्रिज्म में से, तो ये प्रकाश केवल सूर्य का जो ये प्रकाश है वो केवल अपने संचरण के तल, जैसे सीधी दिशा में जा रहा है, अपने संचरण के तल के केवल लंबवत दिशा में कंपन करे। संचरण के तल के केवल लंबवत दिशा में कंपन करे। तो ऐसे प्रकाश को PPL समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तो ऐसा प्रकाश जो अपने संचरण के तल के केवल कौन सी दिशा में, लंबवत तल में कंपन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रकाश था जिसको हम क्या बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश। जैसे ही श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। चलो इसकी भी मैं छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वह प्रकाश जो संचरण की दिशा के लंबवत, वह प्रकाश जो संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश या PPL कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो बड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी प्रकाशिक समावयवता वाला टॉपिक अपना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें इसमें अपने पढ़ने लायक है, और लास्ट वाली चीज़ों में तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट भी अपने होता है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम और आगे इसको बढ़ाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी करेंगे इसके लिए। तो बेटा इसमें कोई इतनी विशेष बातें नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब प्रकाशिक समावयवता की बात चल रही है, तो इसमें जो एक यौगिक आता है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक किसे कहते हैं। और फिर ये दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। फिर उनके लिए हम बात करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हम क्या लिख रहे हैं कि ध्रुवण
घूर्णक यौगिक। क्या लिखा बेटा मैंने? ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते, घुमा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक। अब सीधी बात है, या तो दाहिनी दिशा में घुमाएंगे या बाएं दिशा में घुमाते हैं। तो जो यौगिक क्या बोलते हैं हम, दाएं दिशा में घुमा देते हैं, तो इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया यहाँ पे। एक को मैंने तो क्या नाम दे दिया? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, और दूसरा मैंने इधर लिख दिया आपका वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो एक सिंपल से का डेफिनेशन हम इनके लिए लिखना चाहें तो कोई विशेष बात नहीं है कि इसके लिए तो आपके ध्रुवण घूर्णक यौगिक का मतलब क्या है? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए लिखना चाहे तो कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। क्या लिखा है? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, उन्हें क्या बोलोगे? उन्हें ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। अब बड़ा सीधी सी बात है, जो दाईं दिशा में, किधर? जो दाईं ओर घूर्णित करते हैं उनको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और जो किधर? वाम का मतलब बाईं ओर, जो बाईं ओर घूर्णित करते हैं उनको आप क्या बोलोगे? वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। बेटा अब एक चीज़ और कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक को हम या तो डी या प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक को या तो डी या प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक को या तो एल या माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहचान कर लेना कि किसी यौगिक के आगे डी लिखा हो स्मॉल एबीसीडी में, बेटा कैपिटल नहीं है। ये एक विशेष बात याद कर लेना कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एबीसीडी लिखनी है, कैपिटल अलग पढ़ेंगे अभी हम। तो डी या प्लस है वो तो रिप्रेजेंट करता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक को, और जो एल या माइनस है वो रिप्रेजेंट करेगा वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया, सिंपल सी बात है। फिर से रिपीट कर दूं, ये बात अभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा आता है, एक तो लिखा मिलेगा कैपिटल डी या कैपिटल एल, और एक है स्मॉल डी या स्मॉल एल। तो स्मॉल डी या स्मॉल एल तो दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक या वाम ध्रुव घूर्णक यौगिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैपिटल डी या कैपिटल एल यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। किसके? यौगिक के। जैसे आपने पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 14 था जैव अणु वाला, डी ग्लूकोज। तो जो कैपिटल डी और या एल है वो यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ मैंने बता दी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम उसकी बात करें कि एक शब्द आएगा आपके यहाँ पे जहाँ से अपना जो क्वेश्चन भी है अच्छा बनता है। मैं लिख दूँ कि सममिति तत्व, कि किसी अणु में सममिति तत्व पाए जाते हैं उस अणु को हम बोलते हैं सममित अणु, और जिसमें सममिति तत्व नहीं पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम असममित अणु। और जो सममिति तत्व होते हैं वो किसी भी अणु में 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये अपने को याद करने। सममिति तत्व किसी भी अणु में कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो पहला अपना पढ़ते हैं सममिति तल, दूसरा आता है आपका सममिति अक्ष, और तीसरा आता है सममिति केंद्र।
क्या लिखा है, किसी भी यौगिक में जो सममिति तत्व उपस्थित होता है वो 3 प्रकार का होता है, हो सकता है सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र। ये तीनों क्या सममिति के तत्व हैं। इनके बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, जिसकी बात हम कल करेंगे। बेटा आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई, चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं, तो इस चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। नहीं ज़्यादा लंबी क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो चैप्टर नंबर 16 की अपनी जो मैराथन क्लास चल रही थी, जिसमें हमने काफ़ी पोर्शन कर लिया है, और उम्मीद करेंगे कल की ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें ये चैप्टर नंबर 16 है वो कम्प्लीटली अपना फिनिश हो जाए, और इसके कुछ क्वेश्चन भी है वो कोशिश करेंगे हम हल कर सकें। तो इसी के साथ ये हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टाइम के साथ। और फिर से रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर के जितने भी वीडियो थे वो मैंने इस चैप्टर को पहले यूट्यूब पर कंप्लीट करवा चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ